हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी राजनीतिक दल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंडियन पॉलिटी का ही एक पार्ट है, यानी पॉलिटिकल साइंस में हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, कोई ना कोई चुनाव आ ही जाता है हमारे आसपास, हमारे प्रदेश में या हमारे देश में। तो उसमें आप डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल देखते हैं। तो उन्हीं से संबंधित हमारा आज का ये लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, कौन सी पार्टी राज्य स्तर की होती हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, कैसे इन पार्टियों को दर्जा मिलता है, राष्ट्रीय लेवल का दर्जा मिलता है या इनको राज्य लेवल का दर्जा मिलता है, किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं, किसको राज्य स्तर की पार्टी हम कहते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, या राजनीतिक दल की जो मेन परिभाषा है वो क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who try to gain political power through constitutional means and who desire to work for promoting the national interest। बहुत सिंपल सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, यानी कुछ लोगों का एक समूह आप कह सकते हैं, जो क्या करते हैं पॉलिटिकल पावर को यानी राजनीतिक सत्ता को हासिल करते हैं। किसकी मदद से? संवैधानिक साधनों की मदद से या संवैधानिक रूप से वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते हैं। और उनका जो इंटरेस्ट रहता है वो राष्ट्रीय लेवल पर रहता है, मतलब आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि देश हित में वो कार्य करते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज़, आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल पार्टीज आर डिस्क्राइब्ड एज लेफ्टिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी एंड राइटिस्ट पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे देश में आप कई बार सुनते होंगे कि ये लेफ्ट विंग की पार्टी है, ये राइट विंग की पार्टी है, या सेंटर लेवल की पार्टी है। तो ये ज़्यादातर आप वाम दलों के बारे में सुनते होंगे। तो ये लेफ्ट विंग या लेफ्टिस्ट पार्टी है, वाम दल क्या होते हैं, इससे संबंधित बात मैं आपको बता देता हूँ। तो आइडियोलॉजी के बेस पर अगर हम बात करें तो जनरली 3 टाइप से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पार्टीज़ का, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी या तो वो लेफ्टिस्ट पार्टी होगी, या वो सेंट्रिस्ट पार्टी होगी, या फिर वो राइटिस्ट पार्टी होगी। तो अंडर दिस क्लासिफिकेशन रेडिकल पार्टीज़ आर ऑन द लेफ्ट। तो इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो रेडिकल पार्टीज़ हैं, यानी जो क्रांतिकारी विचार रखती हैं या जो समाज में परिवर्तन की हित चाहने वाली पार्टीज़ होती हैं, उनको हम रेडिकल पार्टीज़ बोलते हैं। और उनको हम लेफ्ट में रखते हैं, यानी इस क्लासिफिकेशन में उनको वाम दलों की श्रेणी में रखा जाता है। लिबरल पार्टीज़ आर ऑन द सेंटर। जो उदारवादी जिनकी विचारधारा उदारवादी प्रकार की होती है, या जो उदारवादी विचार धारा से प्रेरित होती है पार्टी, उसको हम क्या रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। एंड द कंजर्वेटिव पार्टीज और ऑन द राइट। और जो कंजर्वेटिव विचारधारा की होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी या पुरातन विचारों पर आधारित पार्टीज होती हैं, उनको हम राइट में रखते हैं, यानी वो जो होती हैं वो अगर हम एक स्केल पर उनका क्लासिफिकेशन करें तो वो दाएं साइड में आएंगी। तो इस तरीके से आइडियोलॉजी के बेस पर यानी विचारधारा के बेस पर हम भारत में 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लेफ्टिस्ट पार्टी, जो कि जनरली रेडिकल पार्टीज़ होती हैं, यानी वो क्रांतिकारी विचारों से उत्प्रोत होती हैं। जो उदारवादी विचारों से उत्प्रोत होती हैं पार्टीज़, या जो उदारवादी विचार रखती हैं, उनको हम किस में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। और जो कंजर्वेटिव पार्टीज़ होती हैं उनको हम राइट में रखते हैं। इन इंडिया सीपीआई सीपीएम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी। तो अगर हम भारत के परिदृश्य में बात करें तो इंडिया में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी जिसको कहा जाता है, ये सीपीआई और सीपीएम ये किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी यानी वाम दल के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो कई बार आप सुनते होंगे कि वाम दल, जैसे कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं ये वाम दल। फिलहाल इनकी गवर्नमेंट नहीं है वेस्ट बंगाल में, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में वाम दलों ने अपना शासन किया है। तो जो सीपीआई और सीपीएम है, ये ये जो पार्टीज़ हैं ये किसकी एग्जाम्पल हैं, लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, यानी ये लेफ्ट विंग की पार्टी यानी वाम दल माने जाते हैं। इंडिया में कांग्रेस जो है वो लिबरल पार्टी का एग्जाम्पल मानी जाती है। जो कांग्रेस पार्टी है वो लिबरल पार्टी यानी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित पार्टी मानी जाती है। और जो बीजेपी है वो किसका एग्जाम्पल है, राइटिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल है, यानी वो कंजर्वेटिव विचारधारा को फॉलो करती है, तो उसको हम राइटिस्ट पार्टी मानते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो पार्टीज़ का क्लासिफिकेशन अगर उनकी आइडियोलॉजी के बेस पर करें
तो 3 प्रकार की पार्टीज़ यहाँ पर देखने को में मिलती हैं, जो एक लेफ्टिस्ट पार्टी जिनको हम वाम दल कहते हैं, सेंट्रिस्ट पार्टी और राइटिस्ट पार्टी। तो लेफ्टिस्ट पार्टी में या वाम दलों में सीपीआई, सीपीएम मुख्य रूप से मुख्य पार्टियाँ हैं हमारी। और जो सेंटर पार्टी की अगर हम बात करें, जो सेंट्रिस्ट पार्टी है या जो उदारवादी विचारधारा से पार्टी है, वो कांग्रेस है। और अगर हम कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें या राइट विंग की पार्टी की बात करें, तो राइट विंग की पार्टी हमारी क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनका रजिस्ट्रेशन कौन करता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो चुनाव आयोग के द्वारा इन पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के तहत ही पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो इसी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा की धारा 29A के द्वारा ही भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करता है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद उनका रिकॉग्निशन कैसे होगा, यानी उनको किस श्रेणी में माना जाएगा या किस तरीके से उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसका निर्धारण भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। और इलेक्शन कमीशन इनका जो निर्धारण करता है या रिकॉग्निशन करता है कि ये पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी या ये पार्टी स्टेट पार्टी बनेगी, या इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा या राज्य पार्टी का दर्जा मिलेगा, ये उनकी पोल परफॉर्मेंस के बेस पर डिपेंड करता है। यानी जो भी पार्टी होगी उसका जो पोल परफॉर्मेंस होगा यानी चुनाव में उसका प्रदर्शन कैसा रहा, इस आधार पर ये देखा जाता है कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने लायक है या राज्य स्तर की पार्टी। अभी आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं या जो नियमावली है वो किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए नियमावली बनाई गई है और किस प्रकार से राज्य स्तर की पार्टी के लिए नियमावली बनाई गई है। इसके अलावा जो पार्टीज़ का रिकॉग्निशन नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ में हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टीज़ होती हैं ना तो वो राज्य स्तर की पार्टीज़ का रिकॉग्निशन हासिल कर पाती हैं और ना ही वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का रिकॉग्निशन हासिल कर पाती हैं। यानी वो पोल परफॉर्मेंस के जो नियम बने हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। तो ऐसी सब पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन क्या मानता है? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ मानता है। तो ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी यानी नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब क्या कहलाती हैं? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ कहलाती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी कि कोई भी पार्टी है अगर उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है नेशनल पार्टी के तौर पर तो उसका रिकॉग्निशन किस नियम के तहत किया जाएगा, ये इसके क्या क्या नियम हैं या क्या क्या इसमें रूल्स फॉलो होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो एट प्रेजेंट ए पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। तो यहाँ पर मैं आपको दो शर्तें बता रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है चाहे वो नई हो पुरानी हो, वो इन दो नियमों के तहत इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है या आप कह सकते हैं कि दो क्राइटेरिया हैं यहाँ पर, उन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दे दिया जाता है। तो पहला नियम क्या है या पहला क्राइटेरिया क्या है? ये यहाँ ये याद रखिएगा, दो क्राइटेरिया हैं नेशनल स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, दोनों में से किसी एक का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। दोनों हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए या कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो उस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान लिया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि सिक्योरिंग 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा प्लस विनिंग ऑफ 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। अब मैं इसको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़
लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में। यहाँ पर एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये जी जितने भी क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जितनी भी कंडीशंस यहाँ पर बनाई गई हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय पार्टी के लिए हों, चाहे वो नेशनल पार्टी के लिए हों, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के लिए हों, उनकी जो पोल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, यानी उनके चुनाव का जो प्रदर्शन का आधार रहेगा वो आम चुनाव रहेगा। आम चुनाव का मतलब जनरल इलेक्शन रहेगा। उपचुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है। उपचुनाव की पोल परफॉर्मेंस किसी भी पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर का दर्जा या राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो याद रखिएगा, केवल आम चुनाव, क्योंकि आपको पता है भारत में दो प्रकार के चुनाव है, एक होता है जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव, एक होता है उपचुनाव जो किसी भी सीट पर जिसको हम बाई इलेक्शन भी कहते हैं, जैसे किसी राज्यसभा लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य की मृत्यु हो जाए, या कोई किसी और कारण से वहाँ पर जो उपचुनाव होता है, या कोई अपने सदस्यता को त्याग देता है, वो अपनी सीट को छोड़ देता है, तो उसकी जगह पर वहाँ पर क्या होता है, उपचुनाव होता है। उसको बाई इलेक्शन बोलते हैं, उपचुनाव बोलते हैं उसको, जनरल इलेक्शन नहीं बोला जाता, आम चुनाव नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर आप ध्यान इस बात का दीजिएगा कि जो पोल परफॉर्मेंस है, यानी जो उनके प्रदर्शन का आधार है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो जनरल इलेक्शन का मायने रखता है, आम चुनाव का मायने रखता है। उपचुनाव का उनके प्रदर्शन का आधार कोई मायने नहीं रखता, उनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने के लिए या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या काम के कौन सी चीज़ काम की है, जनरल इलेक्शन। तो पहला क्राइटेरिया हमारा क्या कहलाता है कि 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा, यानी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में अगर किसी पार्टी को जितने भी वोट वहाँ पर पड़े, वैलिड वोट्स जो भी वैध मत पड़े, उनका 6% मिल जाता है किन्हीं 4 राज्यों में। ठीक है, याद रखिएगा, किन्हीं 4 राज्यों में या तो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बस आम चुनाव होना जरूरी है। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टोटल वैलिड वोट्स का क्या मिल जाए, जितने भी वोट्स वहाँ पर पड़े उसका 6% हासिल हो जाए। साथ ही साथ प्लस इसमें एक एडिशनल कंडीशन भी है कि विनिंग ऑफ 4 सीट, साथ ही साथ उस पार्टी की लोकसभा में 4 सीट आ जाए किसी भी एक स्टेट से या एक से ज़्यादा स्टेट से। ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है कि 6% वैलिड वोट्स मिल जाएं, और साथ वो कितने राज्यों से मिलने ज़रूरी हैं, 4 राज्यों से मिलने ज़रूरी हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में उस पार्टी की क्या 4 सीट जीतना बहुत ही ज़रूरी है, और ये चारों सीटें जो होनी चाहिए वो किसी एक स्टेट से होनी चाहिए या एक से ज़्यादा स्टेट से होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि पहला क्राइटेरिया क्या है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को दर्जा प्राप्त करने के लिए। दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, विनिंग ऑफ 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट ए जनरल इलेक्शन एंड दीज सीट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो कंडीशन है या जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 2% सीट्स इन लोकसभा। आपको पता है कि लोकसभा में अगर हम सीट्स की बात करें तो 543 हैं जिन पर चुनाव होता है। तो 543 का 2% यानी अगर आप 543 का 2% निकालेंगे तो लगभग 11 सीट्स, लगभग, ठीक है, वैसे वो पॉइंट्स में आएगा बट अगर आप राउंड फिगर माने तो लगभग 11 सीट्स किसी भी कोई भी पार्टी अगर 11 सीट्स जीत जाती है कि लोकसभा के चुनाव में, लेकिन साथ ही साथ ये सीट्स कहाँ से आनी चाहिए, कम से कम 3 राज्यों से आनी जरूरी है। किसी एक ही राज्य से आ गई तो ये मैटर नहीं करेगा, 2 राज्यों से आ गई तो मैटर नहीं करेगा। अगर 3 राज्य या 3 से ज़्यादा राज्यों से ये 11 सीट्स वो हासिल कर ले रही है तो वो पार्टी क्या मानी जाएगी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मानी जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आम चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में 11 सीट्स यानी टोटल सीट्स का 2% जो कि क्या बनता है 11 बनता है, 11 सीट्स हासिल कर लेती है, लेकिन ये 11 सीट्स किन्हीं 3 राज्यों से आनी जरूरी हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो उस पार्टी को क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो 2 कंडीशन है या 2 क्राइटेरिया है किसके लिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी, कि कोई भी पार्टी है अगर वो राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या प्रतिबंध हैं। तो एट प्रेजेंट ए पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड। इसमें भी वही बात है कि इसके लिए भी काफ़ी सारी शर्तें हैं या काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। टोटल इसमें 5 कंडीशंस हैं।
उन पांचों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो उस पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी मान लिया जाता है। पहली कंडीशन क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से है, सिक्योरिंग 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन ऑफ विधानसभा प्लस विनिंग ऑफ 2 सीट्स। यहाँ पर 2 सीट्स का क्राइटेरिया है, विनिंग ऑफ 2 सीट्स इन विधानसभा ऑफ कंसर्न स्टेट, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तो वहाँ के विधानसभा के चुनाव में उसको वैलिड वोट्स का क्या मिल जाए, 6% हासिल हो जाए, यानी जितने भी वैलिड वोट्स पड़े उसका 6% वोट्स उसको मिल जाए। साथ ही साथ उसकी 2 सीट्स उस राज्य से जीतना बहुत जरूरी है, जो कि दो विधानसभा के चुनाव में अगर वो 2 सीट हासिल कर लेती है और प्लस वैलिड वोट्स का 6% उस राज्य से हासिल कर लेती है तो उसको उस राज्य की राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? सिक्योरिंग 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। देखिए, जो पहली कंडीशन थी उसमें विधानसभा का जिक्र किया गया था। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि अगर लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है उस राज्य में, ठीक है भाई, आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव पूरे देश में होते हैं तो वो राज्यों में भी होंगे। तो अगर उस राज्य में लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है उसमें जो वैलिड वोट्स पोल्ड हो रहे हैं उस राज्य में उसका 6% उसको हासिल हो जाए प्लस 1 सीट इन लोकसभा, और उसी राज्य से उस पार्टी की 1 सीट लोकसभा में आ जाए, ठीक है, या वो 1 सीट जीत जाए, तो भी उसको क्या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन प्लस 1 सीट्स इन लोकसभा, ये इसकी सेकेंड कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, या नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? विनिंग ऑफ 3% ऑफ सीट्स इन द विधानसभा एट ए जनरल इलेक्शन ऑफ 3 सीट्स इन विधानसभा विच एवर इज मोर। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3% ऑफ सीट्स यानी किसी भी राज्य में जितनी भी विधानसभा सीट्स हैं उसका 3% जो भी निकाल लीजिए। सपोज किसी राज्य में मान लीजिए 100 सीट हैं तो उसमें उसका 3% कितना हुआ? 3 सीट्स। तो अगर किसी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 3 सीट, जिस राज्य में 100 सीट्स हैं उसमें से मान लीजिए 3 सीट्स वो जीत जा रही है और 3 सीट्स उसकी विधानसभा में हासिल हो जा रही हैं, विच एवर इज मोर। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं 200 सीट्स की बात कर रहा हूँ, किसी राज्य में 200 सीट्स हैं तो 200 का 3% कितना हुआ? 6 सीट। तो अगर वो 6 सीट जीत रही है और या फिर वो क्या 3 सीट जीत जाए, विच एवर इज मोर, जो भी मोर हो जाए, जो भी ज़्यादा कंडीशन बनेगी, या परसेंटेज ज़्यादा है तो उतनी सीट्स उसको जीतनी पड़ेंगी, या 3 सीट ज़्यादा है तो उतनी सीट्स उसको जीतनी पड़ेंगी। ये जनरली जो 3 सीट का कॉन्सेप्ट दिया गया है ये उन राज्यों के लिए है जहाँ 100 से कम सीट्स हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी राज्य में अगर 85 सीट है, 50 सीट्स हैं टोटल विधानसभा की, तो वहाँ 3% लगभग कितना बनेगा? 1.5, यानी लगभग 2 सीट्स। तो वहाँ 2 सीट से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ उसको 3 सीट जीतनी ही पड़ेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या कंडीशन है। कंडीशन मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। विनिंग ऑफ 3% ऑफ सीट्स इन विधानसभा एट ए जनरल इलेक्शन ऑफ, और 3 सीट्स इन द विधानसभा विच एवर इज मोर, दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो अटेन करना जरूरी है उस पॉलिटिकल पार्टी को, तभी उसको राज्य स्तर की पार्टी माना जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है विनिंग द सीट्स इक्वल और मोर देन द 1/25 ऑफ द लोकसभा सीट्स इन दैट कंसर्न स्टेट। मान लीजिए किसी राज्य में लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, सपोज किसी राज्य में मान लीजिए 100 सीट हैं लोकसभा की। वैसे किसी राज्य में 100 सीट्स हैं नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि किसी राज्य में मान लीजिए 100 सीट्स लोकसभा की हैं उसी राज्य में, ठीक है, तो उसका 1/25 कितना हुआ? आप निकालिए 4। तो अगर वो मान लीजिए 1/25 लोकसभा की सीट्स का, यानी 100 का 1/25 कितना हुआ? 4 सीट्स वहाँ से जीत जा रही है उस राज्य में, तो भी उसको उस राज्य से क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कंडीशन है। इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको 2011 में इंक्लूड किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। जो लास्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्योरिंग 8% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा, यानी कि लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी राज्य में अगर 8% वैलिड वोट्स को हासिल कर लेती है, यानी जितने भी वैध मत वहाँ पर पड़े, जितने भी टोटल वोट्स वहाँ पर पड़े जो कि वैध माने गए, उनका 8% उस पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त हो जाता है, मिनिमम 8% उस पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त हो जाता है, तो वो पार्टी भी क्या हो जाएगी? राज्य स्तर की पार्टी मान ली जाएगी उस राज्य के लिए। ठीक है, और ये जो कंडीशन इम्पोज की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये 2011 में की गई। तो इससे भी क्वेश्चन बन चुका है कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया या ये शर्त रखी गई, ये कब से लगाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 2011 से लगाई गई, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये 5 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को
उस राज्य के लिए राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं। तो क्योंकि राज्य स्तर की तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग बहुत सारी पार्टीज़ हैं, हम सबको तो डिस्कस कर नहीं पाएंगे। लेकिन नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर देता हूँ। तो एट प्रेजेंट टोटल जो नेशनल पार्टीज़ हैं, यानी ऐसी पार्टीज जिनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो वो याद रखिएगा ऐसी कितनी पार्टीज़ हैं आज की डेट में। ये मैं आपको आज की डेट का डाटा बता रहा हूँ। ये ऐसी 8 पार्टीज़ हैं, यानी 8 पार्टियाँ भारत में ऐसी हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी यानी नेशनल पार्टीज़ माना जाता है। जिसमें पहली है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और इसमें जो टेबल आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसमें इसका चुनाव चिन्ह भी दिया गया है, फ्लावर एंड ग्रास दिया गया है। ठीक है, दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। याद रखिएगा, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा है, बीएसपी जो पार्टी है, जिसका यूपी में काफ़ी बड़ा रोल रहा है, यूपी में इस पार्टी की सरकार भी रही है, उसको अक्सर लोग क्या मान लेते हैं, क्षेत्रीय स्तर की पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी मानते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये नेशनल लेवल की पार्टी है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है बहुजन समाज पार्टी को। नेक्स्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप जानते होंगे चुनाव चिन्ह इसका क्या है, कमल है। और नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसको सीपीएम बोलते हैं। ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह है, ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। फिर आता है नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, क्लॉक है। ये भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एनसीपी, जिसका महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा रोल है। और जो सबसे लेटेस्ट पार्टी जो इसमें ऐड हुई है, पहले 7 ही थी, लेकिन 2018 में एक और पार्टी इसमें ऐड की गई, नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा अब इसको प्राप्त हो चुका है 2018 से। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, किताब है। तो आज की डेट में भारत में 8 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, यानी नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय स्तर की पार्टीज़ हैं, राज्य स्तर की पार्टीज़ हैं, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से हैं। तो ये 8 पार्टीज़ आप याद रखिएगा कि वर्तमान में 8 पार्टियों को, 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त है। ये 8 पार्टीज़ मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, तीसरी भारतीय जनता पार्टी, चौथी सीपीआई, पांचवी सीपीएम, सिक्स्थ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेवेंथ है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको एनसीपी बोलते हैं। और सबसे लेटेस्ट इसमें कौन सी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 8 पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। If a political party loses its recognition as national or state party, it can use the same symbol for 6 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना दर्जा खो देती है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से या स्टेट लेवल की पार्टी से, क्योंकि चुनाव चिन्ह इन्हीं के फिक्स हैं, बाकियों के चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, रोटेट करते हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगले 6 वर्षों तक अपने चुनाव चिन्ह को रखने का अधिकार है। यानी जो चुनाव चिन्ह इनका इस समय प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए आज की डेट में कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी है, सपोज दैट कि वो कल या आने वाले साल में या आने वाले दिनों में वो नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा खो देती है, तो अगले 6 वर्ष तक उसको वही चुनाव चिन्ह रखने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। यानी वो उसी चुनाव चिन्ह से अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ सकती है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।